हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग ये जो नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ लेके आए हैं आपके पूरे कंटेंट के रिवीजन के लिए। पहले भी आपके सर लोगों ने कराया था। मैं आज आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन आपको कराऊंगा। और उम्मीद है कि इस एक क्विक रिवीजन से बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट जो प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं नीट यूजी में, वो आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ इसको कराता हूँ। और हम लोग एनसीईआरटी के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि एनसीईआरटी के अलावा आज तक कुछ भी पूछा नहीं जाता है, और इसीलिए हम लोग भी पूरा फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे। तो बिना समय गंवाए हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसको कि हमें पढ़ना है बेसिकली, वो है प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस। फोटो फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, इसमें मैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा एक कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। ठीक। देखिए, एनसीईआरटी ने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या लिखा है बेटा। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में ये बात लिखी गई है कि वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। मुझे इस बात पे ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ेगा। वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। अब फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फिजिकल और केमिकल, मतलब किसी लाइट की, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, लाइट एनर्जी को अगर मैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं, बहुत सिंपल सी बात समझना, इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये पूरा प्रोसीजर ही फिजियोकेमिकल है बेटा। ये पूरा प्रोसीजर ही फिजियोकेमिकल है। ये बात समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरी बात, अब इसमें कई कई सारी चीजें आती हैं। फोटोसिंथेसिस का जो अगर मैं आपसे पढ़ूं डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में भी एक सवाल आता है नीट का। देखिए, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में क्या क्या होता है बेटा। हम फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में पढ़ते हैं कि CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस O2। एक ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में क्या इस्तेमाल होता है और फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखिए, आप देखिए, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल है, और ये जो दोनों चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि देखा जाए तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो फोटोसिंथेसिस का कार्बोहाइड्रेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज है, या 3 कार्बन कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट के रूप में देखा जा सकता है। अब एक चीज और देखिए, ये तो बात हो गई कि CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बनता है, इसमें रॉ मटेरियल क्या है, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है, इसमें बाय प्रोडक्ट्स क्या है। अब देखो, एक तो ये छोटी सी चीज हो गई डेफिनेशन को लेकर के कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में रॉ मटेरियल क्या होता है और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, हम बैलेंस्ड रिएक्शन की बात करेंगे, बाद में करेंगे, है ना। अब चलिए सुनिए, एक चीज और बताऊं आपको मैं। इस पूरे प्रोसेस में एक और बात समझनी पड़ेगी हमें कि सर, एक बहुत बड़ा एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि इसका पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं उसको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत लंबा चौड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। देखिए, आइए हम उसकी बात भी करते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो, सबसे पहले बात होती है CO2 प्लस H2O, और ये बन जाता है यहां पे बेटा ग्लूकोज, और प्लस यहां पे बेटे ऑक्सीजन निकलेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये पूरी प्रोसेस हुई कहां, तो हुई है सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन पार्ट्स में, ग्रीन पार्ट्स में। ये पूरी प्रक्रिया ग्रीन पार्ट्स में हुई है,
और सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि इन सारी बातों को किन किन साइंटिस्टों ने सबसे पहले हमारे को समझाया है, और इसी पे एनसीईआरटी ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 पन्ने लिख डाले हैं। आइए हम लोग इसको बिल्कुल इन शॉर्ट करके बताते हैं कि कैसे ये चीजें किसने किसने बताई हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में अगर देखा जाए बेटा, तो इन बातों के बारे में, इन दोनों के बारे में किसी साइंटिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है। सारा एनसीईआरटी का जिक्र इधर की तरफ किया गया है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम प्रिस्टले साहब का आएगा। प्रिस्टले 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 साहब ने सबसे पहले हमें यह बताया था कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और ये इन्होंने किया था बेलजार एक्सपेरिमेंट के थ्रू। किसके थ्रू बेटा? बेलजार एक्सपेरिमेंट के थ्रू। बेलजार एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये काम किया गया था, और ये काम 1774 का काम है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बेलजार एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रिस्टले ने सबसे पहले ये प्रूफ करके दुनिया में बताया कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वॉन सैच ने SACH, वॉन सैच एक ऐसे साइंटिस्ट थे बेटा जो कि ये बता गए कि फोटोसिंथेसिस के समय ग्लूकोज निकलता है, और पूरा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ग्रीन पार्ट्स में रन करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पार्ट्स में रन करती है और फूड प्रिपेयर होता है। ये बात सबसे पहले किसने बताया बेटा? तो ये बताया हमारे वॉन सैच ने। अब अगर वॉन सैच के बाद जाऊं इंजन हाउस की, तो ये देखिए, सनलाइट की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस होता है। ये सबसे पहले बात इंजन हाउस ने कही थी, और ये 1799 की बात है। ये 1799 में ये काम किया गया था। तो आपको इतने 3 चीजें तो याद रखनी है किसी भी सूरत पे। अगर आप देखिए तो इसी के लिए पूरा डेडिकेटेड 3 पैराग्राफ है। सवाल क्या पूछा जाता है नीट में, अगर कोई सवाल पूछा भी गया है आज तक, तो ये पूछा गया है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो उसका आंसर, सीधा सा आंसर है, प्रिस्टले ने दिया। किसके थ्रू दिया? बेलजार एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया, और कोई सवाल नहीं। एक और सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है ग्रीन पार्ट्स में, इस बात की जानकारी सबसे पहले किसने दी? इसका बिल्कुल सामान्य सा उत्तर है कि इसकी जानकारी सबसे पहले वॉन सैच ने दी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोटोसिंथेसिस के समय सनलाइट इस्तेमाल होता है और ग्रीन पार्ट्स में वो काम होता है। ये भी लिखा हुआ है, इंजन हाउस ने कहा था कि सनलाइट का उपयोग ग्रीन पार्ट्स में कर करके और वहां फोटोसिंथेसिस कराई जाती है। इस बात की सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो हमारे इंजन हाउस ने दिया था। अब चूंकि इनके बारे में एनसीईआरटी ने कोई जिक्र नहीं किया है बेटा, तो हम लोग भी इस पे अननेसेसरी कोई जिक्र करने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं, और ना ही हम लोग इस पे कोई जिक्र करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, नेक्स्ट जो बात आती है वो ये आती है कि इसके बाद क्या है। तो अब देखो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात कहूं आप लोगों से, तो 2 चीजें एनसीईआरटी में और दी हुई हैं। एक दिया हुआ है एनसीईआरटी ने कि एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिसमें कि ये बताया गया है हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि फोटोसिंथेसिस के समय CO2 इसेंशियल है, बिना CO2 के थ्रू आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हो। आपको पता है ना वो वाला एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छे से पता है कि एक बोतल में एक पत्ती का आधा हिस्सा हम कॉर्क के थ्रू बंद कर देते हैं और बोतल में KOH डाल देते हैं, जिससे कि उसमें मौजूद सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको अच्छे से पता है कि जब उसमें से पत्ती को निकाल के आयोडीन का टेस्ट करते हैं तो उस हिस्से में आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है, जो हिस्सा बोतल के अंदर KOH के प्रेजेंस में था। इससे ये बात सिद्ध होती है कि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। अब दूसरी बात क्या है बेटा? यहाँ दूसरी बात ये आती है कि अगर मैं बात कहूं कि लाइट का इंपॉर्टेंस है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में, तो आंसर है यस है। कैसे है? उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? हमने क्या किया, एक लीफ के ऊपर काले रंग का कपड़ा या काले रंग का पेपर लपेट दिया। जितने हिस्से में लपेटा और लपेटने के बाद उसको हमने एक सनलाइट में 2 घंटे के लिए सेटअप तैयार करके छोड़ दिया।
जब हम उसको लेके आए और काले रंग के कपड़े को हटा करके और पूरी लीफ के ऊपर हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे तो उस हिस्से में आयोडीन टेस्ट नेगेटिव होता है जिस हिस्से में काले रंग का कपड़ा था। इस बात का यह मतलब निकल के आता है कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करती है कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करती है बेटा कि CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मेरी बात दोनों नोट करके रख लीजिए, आपको जरूर इसमें से सवाल मिलेंगे, निश्चित पे कह रहा हूं आपसे। तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट CO2 और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किसमें बताओ? लाइट के लिए। तो ये दो बातों को आपको हर कीमत पे याद रखना है। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करूं इस पूरी कहानी के बाद, तो आती है बात नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हो गया, चल वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हो गया। तो याद रखिएगा मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट CO2 और वेरीगेटेड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसके लिए? लाइट के लिए। ये मेरी सारी बात याद रखिएगा, वापस रिवीजन कर रहा हूं बेटा, फटाफट लीजिए दिमाग में। प्रिस्टले सबसे पहले बता के चले गए कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन निकलता है। वॉन सेच बता के चले गए कि भाई साहब ग्लूकोज बनता है, ग्रीन पार्ट में बनता है। और इंजन हाउस ने बताया कि ग्रीन पार्ट में सनलाइट का इस्तेमाल होता है। ये बात याद रखिए। दूसरी बात, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहता है CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कहता है कि लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो अब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को अब थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा बैलेंस्ड। देखो बिफोर 19th सेंचुरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बिल्कुल ऐसी समझी जाती थी और एक गलत थी। इसको सही प्रूफ करते हैं। देखिए CO2 प्लस H2O इक्वल्स टू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये कहानी बहुत पुरानी है। इस कहानी में किरदार में ये लोग कहते थे कि ऑक्सीजन CO2 से निकलता था। मैं था लगा रहा हूं, ऐसा मत समझना कि सर यही कह रहे हैं। ऑक्सीजन CO2 से निकलता था, लेकिन आज के दौर में अगर मैं कहूं तो यह बात बिल्कुल गलत है। इसको प्रूफ किया था वॉन नील ने। वॉन नील साहब ने इस बात को कैसे प्रूफ किया था बेटा? तो वॉन नील का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन आयन डोनर, अगर मैं कोई और सब्सटेंस लेता हूं और यहां पे अगर बाय प्रोडक्ट कुछ और बनता है, तो इसका मतलब ये निकला कि CO2 से तो ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। तो सवाल क्या खड़ा होता है भाई? इन्होंने क्या किया, CO2 लिया और प्लस H2S लिया, और इस एक्सपेरिमेंट को किया इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया पे। और सल्फर बैक्टीरिया पे करने के बाद यहां बना C6H12O6, और यहां सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया। सल्फर प्रेसिपिटेट हो गया, इसका मतलब CO2 होने के बावजूद भी यहां ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट नहीं निकला। यह बात सिद्ध करती है कि CO2 का O ऑक्सीजन नहीं बनाता है। पर साइंटिस्टों में खास बात यह होती है कि जब तक उसे मेन पॉइंट पे एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं मिलता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर क्या हुआ, रूबन एक साइंटिस्ट थे, रूबन एक कॉमन नाम है, रूबन। इन्होंने क्या किया कि CO2 को लिया और प्लस H2O लिया इस बार उन्होंने, और यहां पे जो H2O लिया वो O18 ले लिया। और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो पाया कि C6H12O6 तो बना, और यहां जो O बना उसमें O18 था। तो ये बात ये साबित होती है कि फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो वाटर का रिजल्ट है। वाटर की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इस बात की जानकारी वॉन नील और रूबेन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलती है। तो अब इसके बाद फोटोसिंथेसिस की जो ओरिजिनल रिएक्शन बन के आई दुनिया में, वो ये आई कि 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। दिस इज अ प्रॉपर रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर रिएक्शन साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस के समय
निकलने वाला ऑक्सीजन वाटर का नतीजा है। एक बात और याद रखिएगा, ये फाइनल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बनती है। तो अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में वापस एक समरी मारता हूं। प्रिस्टले याद रखना है ऑक्सीजन के लिए, इंजन हाउस ग्रीन पार्ट में सनलाइट का यूज, वॉन्सेच ग्रीन पार्ट में ही क्या ग्लूकोज का बनाना। इसके बाद मैंने क्या बताया था, दो चीजें और पता करनी है। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसके लिए बेटा, तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट डिवोटेड है लाइट के लिए, सॉरी CO2 के लिए, और वेरिगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट इज डिवोटेड ओनली फॉर व्हाट, सनलाइट के लिए। ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको भी अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से एक सवाल आता है। चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट को लेकर के। ये क्या बोला है यार, TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट क्या करता है? देखिए मैं बात कर रहा हूं एक्शन, ACTION स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम की चर्चा होनी बहुत जरूरी है। एक्शन स्पेक्ट्रम या TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट क्या कहानी कहता है बेटा? TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट की कहानी अगर मैं डिटेल में जाऊं तो थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि इससे सवाल आते हैं। देखिए अगले पेज में बना देता हूं एक डायग्राम के थ्रू। ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में बेटा अगर मैं बात करूं NCERT के अकॉर्डिंग, तो यहां NCERT ने लिखा है कि इस टेस्ट ट्यूब में क्लेडोफोरा नाम का एक ग्रीन एल्गी रखा गया था। हालांकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये स्पाइरोगायरा ज्यादा नजर आता है एज कंपेयर टू क्लेडोफोरा, पर आपको याद रखना है क्लेडोफोरा ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अब हमने क्या किया बेटा कि ऊपर एक और सिस्टम डेवलप किया हमने, ये देखिए, और इस सिस्टम में मेरे बच्चों हमने फ्री में ढेर सारा बैक्टीरिया को भेज दिया। चलो इसको हम कर देते हैं। देखो बैक्टीरिया, ये एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा, ये एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही देखो, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ये है AEROBIC एरोबिक बैक्टीरिया, एंड दिस इज क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। अब ध्यान देना हमने क्या किया, एक प्रिज्म के जरिए एक सनलाइट के सोर्स से हमने, सॉरी लाइट के सोर्स से हमने इस पूरे सिस्टम पे लाइट को इमिट किया। ये लाइट है, लाइट को इमिट किया। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने जो बैक्टीरिया डाला वो बैक्टीरिया एरोबिक था। अब आपको पता है कि एरोबिक बैक्टीरिया की खासियत ये होती है कि वो उसी जगह पे ज्यादा ग्रो करेगा जहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। इज इट क्लियर नाउ? सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स? सो लेट्स सी नेक्स्ट पेज। देखिए क्या होता है बेटा, इसी पूरे सेटअप को मैं वापस से बना देता हूं। ये वो बैक्टीरिया का केबिन था, और ये वो केबिन था जिसमें क्लेडोफोरा नाम की एल्गी रह रही थी। ये देखिए ये क्लेडोफोरा है, और हमने प्रिज्म के जरिए, ये देखो प्रिज्म के जरिए हमने इस पे सनलाइट पास किया था। ये देखो ये सनलाइट हमने पास किया था। अब समझना कहानी को बेटा, बहुत ध्यान समझना। जब आप यहां पे सनलाइट के जरिए पास किए थे तो बैक्टीरिया कहां रहेंगे भाई? तो सुनिएगा, बैक्टीरिया सिर्फ 2 रीजन में अपनी कॉलोनी बिल्ड कर पा रहे थे, ओनली इन 2 रीजन्स। ध्यान देना जो मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनना। बैक्टीरिया सिर्फ 2 रीजन में अपनी कॉलोनी को बिल्ड कर रहे थे सब, और बिल्कुल कॉलोनी के बिल्ड करने का पैटर्न बिल्कुल ऐसे ही था। ये सारा बैक्टीरिया एग्रीगेट हो गया सिर्फ 2 रीजन्स में। ये देखो यहां पे एक आध बैक्टीरिया दिखे गए। इस बात से क्या साबित होता है कि इसका मतलब इसी रीजन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसी रीजन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है बेटा कि
अगर मैं इसमें बात करूं कि ऑक्सीजन जब बाहर यही निकल रही है, तो अब यहां एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो किस रीजन, लाइट के किस रीजन में ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो मैं देखूं यहां पे, अगर मैं यहां पे स्केल बना डालूं तो अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये मान लेते हैं 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर। आप देखिए, जो आप देख पा रहे हो लाइट का जो मैंने नैनोमीटर्स लिखे हुए हैं, इन नैनोमीटर्स की कहानी क्या है। तो नैनोमीटर्स में देखोगे ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, नैनोमीटर्स में देखो तो जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा होता है वो 400 से लेके और 700 के बीच में खत्म हो जाता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 400 से लेके 700 के बीच में जब चालू होता है तो हमारा फोटोसिंथेसिस की जो दर है वो छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में स्टार्ट होती है। तो एक बात यहां पे बिल्कुल कंक्लूड कर रहा हूं मैं कि फोटोसिंथेसिस में दो बातें यहां पे समझनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस यहां पे एक बात ये कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, इसे कहते हैं बेटा पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वह लाइट का रेडिएशन जिसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है और खत्म होती है। तो स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर पे और खत्म हो जाती है 700 नैनोमीटर के आसपास में जाके, इसको कहते हैं पार। अब इस पार में भी वो कौन सी लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है। तो यहां फोटोसिंथेसिस की दर को मापने के लिए हमने ऑक्सीजन निकलने का तरीका निकाला कि जिस दर से ऑक्सीजन निकलेगी उसी दर से फोटोसिंथेसिस माना जाएगा। तो यहां दो रीजन्स में ऑक्सीजन ज्यादा निकल रही है, छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में। तो दो लाइट में अगर आप देख पा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है छोटी और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है दो लाइट में, एक होती है बेटा ब्लू लाइट और एक होती है मेरे बच्चों रेड लाइट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की दर कुछ ऐसे आ रही है। तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट 700 नैनोमीटर में ही रन करती है। तो ये हो गया आप लोगों का कौन सा एक्सपेरिमेंट, ये TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहीं से आगे एनसीईआरटी में, तो सवाल खड़ा होता है ये पूरी बातों के अलावा, अब सवाल ये खड़ा होता है कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये एनसीईआरटी का अगर आपने देखा जाए तो पेज नंबर 209 पुरानी एनसीईआरटी का कंटेंट है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल में एक तरीका बता के बनाता हूं। देखिए अगर मैं बात कहूं तो ये है हमारे पास लाइट रिएक्शन, एक मिनट रुकिए, देखिए ये है बेटा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है आइए बात करते हैं पहले। देखिए लाइट रिएक्शन ध्यान देना सुना, ये लाइट रिएक्शन है और दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन। जरा ध्यान समझना, लाइट और डार्क रिएक्शन में क्या क्या होता है, इनका साइट्स क्या क्या है आइए बताते हैं, चर्चा करते हैं। डार्क रिएक्शन की साइट आपको हमेशा पता होती है स्ट्रोमा होता है, और लाइट रिएक्शन की साइट आपको हमेशा पता है थैलेक्वाइड होता है। थैलेक्वाइड और स्ट्रोमा ये दोनों हमारे क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है। किसके पार्ट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट के। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या है। तो लाइट रिएक्शन में उपयोग क्या हुआ पहले वो जाने हम लोग। लाइट रिएक्शन में उपयोग हुआ CO2 और उपयोग हुआ H2O। तो इसका नतीजा क्या निकला, लाइट रिएक्शन का रिजल्टेंट दो है, एक है बेटा NADPH2 और एक होता है बेटे ATP, दो होता है। और इसका और एक नतीजा है ऑक्सीजन का बाहर निकलना। अब देखो इन दोनों को आप नाम देते हो एसिमुलेटरी पावर, और एसिमुलेटरी पावर का उपयोग डार्क रिएक्शन में होता है
ये डार्क रिएक्शन में इन दोनों का उपयोग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ, ये जो आप सॉरी CO2 कह रहे हैं, गलत लिख दिया बेटा, इट्स रियली सॉरी, CO2 मैंने ऊपर लिख दिया था, ये गलत है। हाँ सुनिए, ये है वाटर का उपयोग हुआ और सनलाइट होनी चाहिए यहां पे, सनलाइट और वाटर की मदद से आपने यहां पे बनाया NADPH2 एंड ATP। अब क्या होगा, इस ATP और NADPH2 को CO2 की मदद से हम यहां ले आएंगे और यहां फाइनली बना लेंगे हम लोग ग्लूकोज। तो अब देखिए कहानी ध्यान समझना, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब डार्क रिएक्शन में लाइट का डायरेक्ट रोल नहीं है। लिसन वेरी केयरफुली, यहां पे एनसीईआरटी ने काफी लिखा भी है। देखिए लाइट रिएक्शन इसलिए लाइट रिएक्शन कहलाती है क्योंकि इसमें सनलाइट का डायरेक्ट उपयोग है। डार्क रिएक्शन इसलिए डार्क कहलाती है बेटा क्योंकि यहां पे याद रखिएगा, यहां पे डायरेक्ट सनलाइट का उपयोग तो नहीं है, पर सनलाइट के रिएक्शन से, सनलाइट की एनर्जी से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस प्रोडक्ट के आधार पे आप डार्क रिएक्शन रन कराते हो। इसका मतलब बिना डायरेक्ट सनलाइट के इन्वॉल्वमेंट के डार्क रिएक्शन चलता तो है, पर बिना सनलाइट के डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो दूसरी बात ये हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरी कहानी में कि एसिबिलिटी पावर क्या है। ये है एसिबिलिटी पावर, दोनों NADPH2 और ATP पूछा गया सवाल है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि एनसीईआरटी लिखती है कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में जो हमारे क्लोरोप्लास्ट उसका बिहेवियर होता है। क्लोरोप्लास्ट अगर देखें हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर वो अपने आप को बचने की कोशिश करेगा। जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी बेटा तो हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल सेल के पैरेलल खड़ा हो जाता है। ऐसे ये क्लोरोफिल है, ये हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोप्लास्ट का ये ओरिएंटेशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर मॉडरेट लाइट है तो क्लोरोफिल कहीं पर भी ग्रो कर सकता है, किसी भी वे में ये स्कैटर्ड पाया जाएगा। लेकिन अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट काफी लो है उस कंडीशन में सारा क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ऊपर ऐसे डिपॉजिट होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के आधार पे क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट देखा जाता है। अब अगर देखूं बेटा यहां पे तो इस रीजन में देखिए यहां पे हाई लाइट इंटेंसिटी में पैरेलल टू द एक्सिस हो गए ताकि उस सोलराइजेशन ना हो। लो लाइट इंटेंसिटी में ये बिल्कुल ऊपर हो गए ताकि लाइट की मैक्सिमम यूज कर सके। और मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी में बेटा वो बिल्कुल फैले रहते हैं कहीं पर भी और बड़े आराम से फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं साइट के बाद तो हाउ मेनी, ये एनसीईआरटी का एक लाइन है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब इसमें एक बात बताऊं आपको मैं, बहुत ध्यान सुननेगा। यहां पे एनसीईआरटी ने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स के बारे में चर्चा करी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम किसी स्ट्रक्चर में से अगर हमारे पास कोई ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट में से अगर मैं कहीं से क्लोरोफिल निकालना चाहूं बेटा तो कैसे निकालूंगा, बहुत बड़ा सवाल है। तो हम क्या करते हैं कि एक किसी ग्रीन पार्ट को लेकर के और ग्रीन पार्ट को लेने के बाद उसको हम लोग क्रश करके और सॉल्वेंट में घोल करके और हम उसको कराते हैं क्रोमैटोग्राफी। एनसीईआरटी में क्रोमैटोग्राफी का जिक्र किया गया है। एनसीईआरटी में क्रोमैटोग्राफी का जिक्र पेज नंबर 210 में किया गया है। और देखो ध्यान से सुनना, ये कैसे क्रोमैटोग्राफी वर्क यूज करता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इस कंटेनर में एक किसी ग्रीन पत्ती का पूरा क्रश करके सॉल्यूशन बना लिया और उस सॉल्यूशन को यहां पे हमने एक सॉल्वेंट पहले डाला। हमने ये सपोज करें सॉल्वेंट है, ये मान लेते हैं बेटा ये सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, ये सॉल्वेंट ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, वाटर हो सकता है, ईथर,
एसीटोन, वाटर, इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है। और हमने क्या किया, एक क्रोमेटोग्राम को हमने बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राम को इस सॉल्यूशन में हमने प्लेस किया। ध्यान सुनना, इस सॉल्यूशन में हमने प्लेस किया। देखो ये प्लेस किया हमने, और जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हरी पत्ती को तोड़ के हम जो सॉल्यूशन लेके आए थे, हम उस सॉल्यूशन को इसके ऊपर ऐसे यहां पे प्लेस कर दिए। दिस इज द मिक्सचर ऑफ पिगमेंट, मिक्सचर ऑफ पिगमेंट, और दिस इज पेपर क्रोमेटोग्राम। अब सवाल खड़ा होता है कि जो जो पिगमेंट इस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, अब वो पिगमेंट अपने इस क्रोमेटोग्राम के ऊपर राइज करना चालू करेंगे। अब उनके एब्जॉर्प्शन के आधार पे सबसे पहले क्लोरोफिल बी का पोर्शन यहां दिखेगा, यहां दिखेगा क्लोरोफिल बी, फिर यहां दिखेगा क्लोरोफिल ए, और फिर आप देखोगे तो यहां दिखेगा ज़ैंथोफिल, और यहां दिखेगा बेटा कैरोटीन, और यहां दिखेगा आपका सॉल्वेंट। अब देखिए क्रोमेटोग्राम में सबसे पहले हमें दिखता है क्लोरोफिल बी, फिर क्लोरोफिल ए, फिर ज़ैंथोफिल, फिर कैरोटीनॉइड। ये सवाल पूछा जाता है कि क्रोमेटोग्राम में और एब्जॉर्प्शन के आधार पे सबसे पहले कौन दिखेगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा, दिखने वालों में क्रोमेटोग्राम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले दिखेगा, अरे रुको एक मिनट, क्रोमेटोग्राम में दिखेगा क्या बेटा, क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल बी का एनसीईआरटी ने कलर लिखा हुआ है येलो ग्रीन। क्या लिखा है बेटा, येलो ग्रीन कलर है क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल ए के बारे में लिखा है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए के बारे में है। इसके बाद ज़ैंथोफिल के बारे में येलो कलर लिखा हुआ है, और इसके बाद अगर कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करें तो येलो ऑरेंज लिखा हुआ है, येलो ऑरेंज। येलो ऑरेंज कलर होता है कैरोटीन का, येलो कलर होता है ज़ैंथोफिल का, ब्लू ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल ए का, और येलो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल बी का। ये एनसीईआरटी में रिटन है और बहुत ढंग से लिखा गया है। अब चलिए आगे की बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन पिगमेंट्स का कौन सी सनलाइट में क्या क्या एब्जॉर्प्शन की पिक्स होती है और कैसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं बहुत डिटेल में कि पिगमेंट्स क्या। ये आपको पता है कि जो मैं नेक्स्ट सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको बहुत ढंग से पता है इस बात का कि इसमें से सवाल खूब आते हैं, और सवाल ऐसे आते हैं कि कौन सा किस तरीके से जो पिगमेंट है कौन सी लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करता है और उसका क्या रेंज होता है, और ये बहुत बार का सवाल पूछा जा चुका है। आइए चर्चा को डिटेल करते हैं। देखिए मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 की कहानी को एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने, और देखिए कैसे एक्सप्लेन हो रही है। देखिए सबसे पहले बेटा बात की जाए, अगर मैं ये देखिए एक ग्राफ, दो ग्राफ और एक तीसरा ग्राफ, मैं 3 ग्राफों के जरिए आप लोगों को पिगमेंट्स की डिटेलिंग करने जा रहा हूं बेटा। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिएगा। मैं ऊपर एब्जॉर्प्शन दिखा रहा हूं और नीचे 400 नैनोमीटर से लेके मैं 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट को आपके सामने रखा हूं मैं। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत इजी है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्लोरोफिल ए का जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो बड़ा ही कमाल का होता है। क्लोरोफिल ए अगर देखोगे तो क्लोरोफिल ए का पिक जो होता है बेटा वो छोटे वेवलेंथ ऑफ लाइट और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट दोनों में कारगर है। देखिए कैसे, ये है क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए इसमें भी एब्जॉर्प्शन की पिक दे रहा है और इसमें भी एब्जॉर्प्शन की पिक दे रहा है। बहुत ध्यान सुनना, इसमें भी एब्जॉर्प्शन की पिक दे रहा है और ये इसमें भी एब्जॉर्प्शन की पिक दे रहा है। मतलब छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी कर रहा है, बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं से आपकी बात करूं
क्लोरोफिल बी की, तो देखिए क्लोरोफिल बी छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में थोड़ी पिक्स बड़ी देता है एज कंपेयर टू दिस वन, और बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में क्लोरोफिल बी का जो पिक है वो क्लोरोफिल ए से काफी कम है। माइंड द स्टेटमेंट, ये बहुत कम है बेटा, ध्यान सुनिएगा। आप देखिए ये है क्लोरोफिल ए और ये है क्लोरोफिल बी। अब जरा देखो क्लोरोफिल ए दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट में इक्वली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, थोड़ा सा छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में इसका जो एब्जॉर्प्शन पिक है वो क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में देखा जाए तो छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में तो सभी लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में सिर्फ एक बंदा इंटरेस्टेड है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी छोटी वेवलेंथ ऑफ बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। अब जरा सोचो कैरोटीन की कहानी क्या है भाई, तो कैरोटीन तो बेचारा ये देखो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट में तो गया ही नहीं वो। कैरोटीन की तो कहानी बड़ी विचित्र है। कैरोटीन तो बेटा छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में ही सिमट के रह गया, कैरोटीन तो छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में ही रह गया। लेकिन अब यार देखो ध्यान से, छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट में देखोगे तो क्लोरोफिल ए भी, क्लोरोफिल बी भी, कैरोटीन भी, सभी लोग इंटरेस्टेड हैं। लेकिन बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस लाइट में सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ले रहा है क्लोरोफिल ए। अब यहां पे एक सवाल खड़ा होता है, आपने पढ़ा है ना फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, आपको अच्छे से पता है कि फोटो सिस्टम 1 की वेवलेंथ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट मानी जाती है, पीस 700 माना जाता है। कभी आपके दिमाग में आया कि क्यों फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है? ऐसा उसमें क्या ताना बाना है पिगमेंट्स के कॉम्पोजिशन में जिससे कि वो छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा वो बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में अपना काम करता है और अपनी सारी कहानी को खत्म करता है? तो उसका आंसर ये है बेटा कि फोटो सिस्टम 1, क्या बोला मैंने, फोटो सिस्टम 1 में जो P700 नैनोमीटर जो हम रिएक्शन सेंटर बोलते हैं, उसके पूरे पिगमेंट्स के ताने बाने में, याद रखिएगा, पूरे पिगमेंट्स के ताने बाने में क्लोरोफिल ए की मात्रा क्लोरोफिल बी से ज्यादा होती है। माइंड द स्टेटमेंट, क्लोरोफिल ए की मात्रा PS1 में हमेशा क्लोरोफिल बी से ज्यादा होती है। और अगर मैं बात करूं फोटो सिस्टम 2 में, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में देखेंगे बेटा। तो याद रखिएगा, अगर कोई पूछे आपसे कि PS1 में ज्यादा क्लोरोफिल ए है कि क्लोरोफिल बी है, तो आप आंसर देंगे PS1 में क्लोरोफिल ए ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल बी। इज इट क्लियर? अब इसी ग्राफ में एक तीसरा ग्राफ भी है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये ग्राफ बेसिकली ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि फोटोसिंथेसिस की रेट और क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का रेंज लगभग एक जैसा पैटर्न शो करता है, एक जैसा पैटर्न शो करता है। देखिए ये है क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन का पैटर्न, और इसी क्लोरोफिल ए के एब्जॉर्प्शन के पैटर्न में आप पीछे जाके जरा देखिए तो 1 मिनट के लिए, ये देखो, अगर आप इस ग्राफ को देखो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल उसी पैटर्न में आ रही है जिस पैटर्न में बेटा, जिस पैटर्न में ये देखिए क्लोरोफिल ए जिस पैटर्न में लाइट का एब्जॉर्प्शन करता है उसी पैटर्न में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो होती है। इसीलिए बोला जाता है कि द प्रिंसिपल लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट एंड द प्रिंसिपल पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल ए। बिना क्लोरोफिल ए के आप ये मान के चलिए कि फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हो नहीं पाएगा। तो ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गया, ये रेट है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये है बेटा क्लोरोफिल ए का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन का पैटर्न। तो ये 3 तरीके के ग्राफ हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, और ये तीनों ग्राफों को आपको ढंग से आना चाहिए। ये एनसीईआरटी में है, ये नीट में सवाल पूछा चुका है, और ये सारी बातें अब यहाँ पे हम लोगों ने जो पेज नंबर 210 और 211 की सारी कहानी
हम लोगों ने आपने बता दिया। एक सवाल है, लेट्स, एक मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास एनसीईआरटी दिया हुआ है बेटा, मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें 211 पेज पे लिखा हुआ है कि लेट्स सी हाउ दिस हैपेंड थ्रू chlorophyll is a major pigment responsible for trapping light. Other thalliquid pigments like chlorophyll B, xanthophyll and carotene, which are called accessory pigment, are also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of coming light to be utilized for photosynthesis, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। अब ये कहानी कैसे समझ में आएगी? अब इस कहानी के लिए मुझे थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीन्स के फंक्शन को लेकर के। देखिए बेटा, नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। सुनिए, मेरा समझना कहानी को। देखो, ये है एक क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए आप यूं मान लीजिए ये एक रिएक्शन सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। थोड़ा ध्यान समझना। अब इसको चारों तरफ से खुद क्लोरोफिल ए भी घेर के बैठा हुआ है, खुद क्लोरोफिल ए भी घेर के बैठा हुआ है, इसके बाद क्लोरोफिल बी खुद घेर के बैठा हुआ है। ये देखिए, और इसके बाद देखोगे तो कैरोटीन्स भी इसको घेर के बैठे हुए हैं। ये देखो, इस तरीके से एक लाइट हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप होता है। मैं कॉम्प्लेक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखो जरा इस कहानी को पूरा डिटेल में मैं बताऊं आप लोगों को। ये हो गया बेटा, एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, ये 1 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर कितना मॉलिक्यूल है? एक। 1 मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का। अब क्लोरोफिल ए यहां भी है बेटा, ये क्लोरोफिल बी है बेटा, और ये कैरोटीनॉइड्स हैं। अब सुनो, जो भी सनलाइट हमारे प्लांट्स को मिलेगी, ये सनलाइट चारों दिशाओं से इन पिगमेंट्स के ऊपर आके पड़ेगी। अब देखो, आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हो कि इस पूरी कहानी में एक बात क्लैरिटी के साथ दिख रही है कि सनलाइट आ तो रही है, पर सनलाइट आने के बाद सबसे पहले इंटरेक्शन कर रही है कैरोटीनॉइड्स के थ्रू। किसके थ्रू कर रही है बेटा? कैरोटीनॉइड्स के थ्रू। अब अच्छा, यहां पे आ रहा है क्या? चलिए, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी आप लोगों का कमेंट्स देख रहा हूं मैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं बहुत सारे सवालों के, और आपको अच्छे से एनसीईआरटी आ रही है। चलिए, राहुल बेटा, ट्रिक्स में बस इतना याद रखिए, मैंने बिल्कुल शॉर्ट में जो आपको मैंने, राहुल ने एक बात पूछी है मेरे से कि सर साइंटिस्टों के नाम याद करने के लिए ट्रिक्स कैसे बताएंगे। ये देखिए, ये ट्रिक्स ही है बेटा, देख ध्यान से। ये देखो, ये 3 नाम याद कर लेना बस। इसमें ये 3 नाम याद कर लीजिएगा जो मैं अब आपको बोल रहा हूं बार बार, कि आपको बेल्जार एक्सपेरिमेंट प्रेस्टो ने किया था O2 के लिए, वॉन सैच ने ग्लूकोज ग्रीन लाइट ग्रीन पार्ट, और इंजन हाउस ने सनलाइट ग्रीन पार्ट में इस्तेमाल होता है, ये बात की जानकारी दी गई थी। ये इससे शॉर्ट बेटा कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अब थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ते हैं। कहानी ये हो रही थी, अभी मैं आप लोगों के सामने इस बात को रख रहा था, ठीक? चलिए सुनिए। तो देखिए, ये जो लाइट की एनर्जी है, आप ध्यान दे पा रहे हो, इस पूरे आ जाओ इस पे। लाइट की एनर्जी सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेंगे। कैरोटीनॉइड्स की खासियत ये होती है बेटा कि कैरोटीनॉइड्स में अगर देखोगे तो डबल बॉन्ड्स होते हैं। कमाल का मॉलिक्यूल है कैरोटीनॉइड्स, खासतौर से कैरोटीन। कैरोटीन क्या करता है बेटा कि डबल बॉन्ड्स और के होने की वजह से, ये देखिए ऐसे इसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं,
इसकी दो बहुत बड़ी विशेषता होती है कैरोटीन की। कैरोटीन क्लोरोफिल का एसपीजी सुरक्षा गार्ड है। इसका मतलब क्या निकला? बिना कैरोटीन के बेटे क्लोरोफिल ए अपनी वर्किंग नहीं कर सकता है। कैसे? दो बातें बताता हूं, तुरंत दिमाग में रख के खत्म कर देते हैं। कैरोटीन उस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडाइज होने का बहुत चांस है। मतलब छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट को अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे तो उसमें जितनी एनर्जी है आप उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। अगर वो डायरेक्ट एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे देंगे तो क्लोरोफिल ए का इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा दूर भाग जाएगा कि फिर वापस आने की गुंजाइश नहीं रहेगी, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीडेशन। का मतलब अगर आप इतनी ही लाइट की एनर्जी दीजिए क्लोरोफिल को ए को जिससे कि उसका इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऑक्सीडेशन या एक्साइटेशन लेवल पे जाए और फिर वहां से बाउंस बैक करे तो एनर्जी निकले, उससे हम एटीपी बना ले। तो बेटा एक बात याद रखिएगा, इस पूरी प्रक्रिया में कैरोटीन छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है, और उस एनर्जी को कुछ कुछ डेसिपेट करके, देखो ये एनर्जी आई, एनर्जी का कुछ हिस्सा ऊपर गया और कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया, कुछ हिस्सा ऊपर गया और कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया, कुछ हिस्सा ऊपर गया और कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये हमेशा होगा। हर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए तक, अब सपोज करो क्लोरोफिल बी भी जब इसको देगा तो एनर्जी ऊपर जाएगी थोड़ी सी और हीट बाहर निकलेगा, एनर्जी ऊपर जाएगी और हीट बाहर निकलेगा। मतलब अगर मैं कहूं ऐसे, तो अगर कोई मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को वो एनर्जी दे रहा है तो ये एनर्जी तो यहां से जाएगी, पर साइमल्टेनियसली यहां से हीट भी जनरेट होकर बाहर निकल जाती है, जिससे एक्स्ट्रा एनर्जी जो है, जो खतरनाक एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो बाहर निकल जाएगी। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी का ट्रांसफर कहते हैं इसको। मतलब एनर्जी तो गई पर जाने के बाद वहां पे एनर्जी हीट के फॉर्म में निकली और जो यूजफुल एनर्जी थी वो पर ट्रांसफर हुई। तो आप देखिए क्लोरोफिल तक बहुत लिमिटेड एनर्जी ये पिगमेंट्स पास ऑन करते हैं। जो भी पिगमेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हीट के जरिए बाहर निकाल दी जाती है। इस तरीके से कैरोटीन क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन देता है। क्लोरोफिल ए का सबसे पहले जो आना हुआ वो ब्लू ग्रीन एल्गी में हुआ, और क्लोरोफिल ए जब ब्लू ग्रीन एल्गी में आया वहीं से कैरोटीन भी आया है। तो कैरोटीन और क्लोरोफिल ए का हमेशा एक साथ जोड़ा बना रहता है। दूसरी बात, ये फोटो ऑक्सीडेशन तो बचाता ही है। लाइट रिएक्शन के समय जब नेसेंट ऑक्सीजन बनता है उस समय नेसेंट ऑक्सीजन को कैरोटीन अपने सरफेस पे बाइंड करके ऑक्सीजन बाहर निकाल करके और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन से बचा लेता है। तो कैरोटीन के दो बड़े रोल हैं। इसका मतलब हम बिना कैरोटीन के, ध्यान रखिएगा बेटा, इसका मतलब क्या निकल के आया कि बिना कैरोटीन के, एकदम दिमाग में बात बिठा लीजिएगा, बिना कैरोटीन के आप फोटोसिंथेसिस की कल्पना नहीं कर सकते हो। क्लियर होगी बात? अब चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको ये सवाल का जवाब मिल गया होगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो सवाल ये था कि कैसे क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से कैरोटीन्स बचाते हैं। एक लाइन में आंसर है, हाई एनर्जी वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए होने नहीं देता है। सीधा सा मतलब है। चलिए, तो ये कहानी आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज लाइट रिएक्शन को लेकर के एनसीईआरटी ने नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करी है। चलिए, व्हाट इज लाइट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन में आते हैं हम लोग और बात होती है व्हाट इज लाइट रिएक्शन। सुनिएगा, लाइट रिएक्शन क्या है बेटा, बस कुछ पलों में लाइट रिएक्शन मैं आपको समझाता हूं और बहुत इजी है, समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं मेरे बच्चों? लाइट रिएक्शन का मतलब सनलाइट की एनर्जी में फोटोसिंथेसिस होना। अब सवाल ये होता है कि हाँ सर कितने लोग होते हैं, PS2 PS1, ये बातें आपको समझ में आती है, फिर भी मैं इस बात को वापस से कर रहा हूं। देखिए, टू पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी के लिए
इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट का बहुत बड़ा नाम है और वो आपको पता होना चाहिए। इमर्सन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रिला प्लांट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में बेटा फोटोसिंथेसिस का रिस्पॉन्स कैसा है। जब उन्होंने सिर्फ रेड लाइट दिया तो पता चला कि फोटोसिंथेसिस हुई तो अच्छी, लेकिन अचानक से फोटोसिंथेसिस गिर गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाम दिया था रेड ड्रॉप। क्या नाम दिया था बेटा? रेड ड्रॉप दिया था। इमर्सन बड़े कंफ्यूज थे, यार बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट में तो अभी फोटोसिंथेसिस हो रहा था, लेकिन सिर्फ रेड लाइट देने पे फोटोसिंथेसिस गिरा क्यों? तब इमर्सन का दिमाग खनका। उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक और हाइड्रिला प्लांट लिया उन्होंने, उसमें 2 लाइट दिया उन्होंने, एक बड़ी वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड लाइट और एक छोटी वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसका नाम था ब्लू लाइट। जब उन्होंने दोनों लाइट दिया बेटा, तब देखा कि अचानक फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। तब इन्होंने इस पूरे घटना को नाम दिया इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट। और इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट ही 2 पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म बना। 2 पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी का प्लेटफॉर्म इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट है। और ये पूछा गया सवाल भी है नीट में भी कि 2 पिगमेंट सिस्टम की डिस्कवरी किसने करवाई और किस आधार पे हुआ था। अब जरा चर्चा करते हैं कि 2 पिगमेंट सिस्टम है क्या। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे PS1 की, जो डिस्कवर पहले हुआ था, और दूसरा बात करेंगे फोटो सिस्टम 2 की, जो डिस्कवर बाद में हुआ था। डिस्कवर बाद में क्यों हुआ साहब? ऐसा PS2 में क्या बात, कहां छुप गया था वो कि PS1 तो आराम से दिख गया था, अब PS2 दिख ही नहीं रहा था। उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि PS1 PS2 में होता क्या क्या है। चलो सुनो, देखो PS1 में क्या होता है, ध्यान से सुनना कहानी को, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस ये PS1 है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आप जब इसको मिला के बोलोगे तब बोलोगे आप फोटो सिस्टम 1। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, FES प्रोटीन इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ PS1। अब इसमें इसी में से एक होता है एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल A एज अ रिएक्शन सेंटर। आप लोगों में से मुझे बताएं, आप सभी लोगों में से कि हेलो बेटा, आप लोग बताएं मुझे कि PS2 का कौन कौन सा पार्ट है, PS2 में कौन कौन से लोग हैं, बताएंगे आप लोग? चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। PS2 में कौन कौन से पार्ट है? तो PS2 में बेटा याद रखिएगा, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू हो गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस फियोफाइटीन प्लस ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर। ये सब मिलके बनता है मेरे बच्चों PS2, फोटो सिस्टम 2। सिस्टम तभी लगता है बेटा जब, सिस्टम तभी लगता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा, जब उसमें सराउंडिंग की चीजों की बात की जाए। तो हमारे PS2 की सिर्फ सराउंडिंग की चीजें हैं, वो ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर है, जिसमें 4Mn क्लोराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ये भी PS2 का पार्ट है। अब सवाल खड़ा होता है कि PS1 और PS2 में जो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं वो एक एंटीना की भांति काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स या डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके अपनी सारी कहानी को करते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर PS1 तो पहले डिस्कवर हो गया, PS2 बाद में क्यों डिस्कवर हुआ?
इसके पीछे एक सीधा सा लॉजिक है बेटा, बिल्कुल सीधा, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो देखो, अगर मैं बात करूं, ये देखो हमारे पास थैलेक्वाइड का ये स्ट्रक्चर है, ये थैलेक्वाइड का बेसिकली स्ट्रक्चर है। जो हम थैलेक्वाइड को देखते हैं, एक मिनट, लेट मी फिनिश। दिस इज अ थैलेक्वाइड जो पुरातन काल से पढ़ाया जा रहा है। और ये जो थैलेक्वाइड दिख रहा है, जो गोल वाला ना बेटा, ये लाइट माइक्रोस्कोप का व्यू था। लाइट माइक्रोस्कोप में इतना रिजोल्यूशन पावर नहीं था बेटा कि इस थैलेक्वाइड में ना एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता था, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। इस मुड़े हुए हिस्से को लाइट माइक्रोस्कोप पता नहीं लगा पाता था। इसलिए जब तक लाइट माइक्रोस्कोप से हम क्लोरोप्लास्ट को स्टडी करते थे बेटा, तब तक हमें PS2 का पता ही नहीं चलता था कहां है। PS1 तो इन इलाकों में दिख जाता था, पर PS2 इन इलाकों में पाया जाता था जो कि लाइट माइक्रोस्कोप में रिजॉल्व नहीं हो पाता था। जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जब उसका रिजोल्यूशन पावर बढ़ा, तो पता चला कि हर एक थैलेक्वाइड में एक धंसा हुआ इलाका है, और उस धंसे हुए इलाके को कहते हैं धंसे हुए इलाके को कहते हैं एप्रेस्ड रीजन। और उसी एप्रेस्ड रीजन का एक हिस्सा होता है PS2। इसका मतलब PS2 यहां होता है, ये PS2 है, ये PS1 यहां है, PS1 यहां है, PS1 यहां है, और ये है AT पेज, यहां है AT पेज, यहां है AT पेज, यहां है AT पेज। ये कहानी है बेटा। इसलिए PS2 की डिस्कवरी बाद में हुई और PS1 पहले डिस्कवर हो चुका था। चलिए, ये तो कथा कहानी हुई किसके बारे में, जो हमने सारी आपको बात पढ़ाई, ये पढ़ाया पूरा किसको लेकर के, PS2 और PS1 को लेकर। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे कहानी है। मैं आप लोगों को 2 पार्ट में इस पूरे हिस्से को पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग की, लाइट कैसे मतलब लाइट रिएक्शन कैसे रन करती है, फंडामेंटली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिएक्शन को लेकर के। आइए लाइट रिएक्शन को लेकर के काफी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। ठीक, सुनिएगा। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बिल्कुल बेटा शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दे रहा हूं मैं, देखो कैसे। ये है PS2, ये PS2 है, और इस PS2 में ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं, और इसी के साथ साथ प्रोटीन जोड़ दीजिए तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 होता है बेटा, जो कि P680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ ऑफ लाइट में ये एक्टिव है, और यहां क्लोरोफिल A होता है मेरे बच्चों। अब देखिए ध्यान से, जब आप इसको सनलाइट देंगे तो PS2 एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। यह है PS2 इन एक्साइटेड स्टेट, और यहां से ये अब अपनी जर्नी चालू करेगा। फियोफाइटिन के पास जाएगा, फियोफाइटिन खुद PS2 का पार्ट है। ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, और प्लास्टोक्विनोन से एक साइटोक्रोम सिस्टम के पास जाता है, जो साइटोक्रोम B6 होता है यहाँ पे। और इस साइटोक्रोम सिस्टम से बेटा प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है, और प्लास्टोसाइनिन से जाता है PS1 के पास। और PS1 का एक अपना ताना बाना होता है, इसकी अपनी एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होती हैं और यूनिट्स होती हैं। PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है रेड लाइट में। जब आप इसे रेड लाइट देते हो तो रेड लाइट में इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पहुंच गया PS1 एक्साइटेड स्टेट में। ध्यान देना बेटा, PS1 एक्साइटेड स्टेट में जब पहुंचा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FeS प्रोटीन, फिर फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से जाता है ये NADP+ के पास, और बन जाता है NADPH2। ये तो देखो गया नॉन साइक्लिक फ्लो की बात हो रही है। नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये देखो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ फिर से,
और लास्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H आयन इज इक्वल टू बन गया NaDPH2। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस फ्लो में एक बार इलेक्ट्रॉन PS2 का निकला बाहर, वापस नहीं आया, इसको आप कहते हो नॉन साइक्लिक। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमें जब इसका इलेक्ट्रॉन परमानेंटली बाहर निकल गया तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए, इस बंदे के पास इलेक्ट्रॉन वापस लौट के नहीं आया, इसलिए PS2 बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ द इंटायर लिविंग प्लैनेट। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको आश्चर्य होगा जान के इस बात को। पानी है ना, पानी, वाटर, वाटर को इवेपोरेट करने के लिए आप अपने घर में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अप्लाई करते हो, बात समझ में आ गई? सिर्फ इवेपोरेट करने के लिए। यहां क्या करना है, वाटर में से H2O में से O से H को हटाना है। कैन यू बिलीव दैट कि जिस वाटर मॉलिक्यूल को अलग अलग करने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, उसी वाटर मॉलिक्यूल के H2O में से H को O से हटाने के लिए अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। क्या इतना टेम्परेचर एक सेल में पॉसिबल है? आंसर है कभी नहीं। अब जरा सोचो, उतने टेम्परेचर का होने वाला काम PS2 बड़े यूं ही करके निकल जाता है, तभी पॉसिबल है ना जब PS2 बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्लेनेट का, बायोलॉजिकल प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PS2 है। और ये पानी को ऐसे तोड़ता है बेटा, वाटर को इस तरीके से तोड़ देता है कि यहां 4 H आयंस निकलते हैं, प्लस यहां निकलते हैं एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तब जब आप 2 मॉलिक्यूल वाटर का लोगे। अब यहां से निकले, ध्यान देना, यहां से कुल निकले 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन एक, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। बहुत ध्यान समझना, 4 इलेक्ट्रॉन निकले। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम रन करता है 4Mn क्लोराइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के जरिए। ये पूरा एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसी का आपने नाम दिया था ऑक्सीजन इवोल्यूशन सेंटर। अब लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, NADH बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, NADH2 बनता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाता रहेगा, NADH2 बनता रहेगा और पानी टूटता रहेगा। ये हो गया नॉन साइक्लिक फ्लो। क्या हो गया बेटा? नॉन साइक्लिक फ्लो हो गया। अब आप देखिए, इसमें नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये बातें क्लियर हो गई। आई होप सो कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन अब एक चीज और मैं आपको यहां पे डिटेलिंग करना चाहूंगा। इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2 लोग मोबाइल हैं और बाकी लोग फिक्स्ड हैं। प्लास्टोक्यूनिन हमेशा याद रखिएगा, ये फैट सॉल्युबल होता है और ये मेम्ब्रेन के अंदर मोबाइल होता है, ये मोबाइल है। और याद रखिएगा प्लास्टोसाइनिन ये वाटर सॉल्युबल है बेटा, और ये भी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो आप याद रखिएगा, अगर हमारे पास, इमेजिन करिए, देखिए इधर, अगर मैं कहूं आपसे कि अगर ये हमारे पास एक थैलेक्वाइड है, लिसन वेरी केयरफुली, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। सी, ये थैलेक्वाइड है ना बेटा, तो अगर मैं कहूं तो प्लास्टोक्यूनोन इस इलाके में पाया जाएगा, तो प्लास्टोसाइनिन बेटा यहां पाया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। ये स्ट्रोमा है और ये स्पेस है। तो प्लास्टोक्यूनोन स्पेस साइड नहीं, स्ट्रोमा साइड में नहीं, थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन के अपर साइड पे है, और प्लास्टोसाइनिन थैलेक्वाइडल मेम्ब्रेन के लोअर साइड पर भी नीचे की तरफ है। एक वाटर सॉल्युबल है, एक फैट सॉल्युबल है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अभी मैं यहां बात करूंगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। यार ये भी देख लीजिए क्या होता है। ये देखो, ये है PS1। PS1 को जब आप सिर्फ रेड लाइट देते हो बेटा, ये देखिए, आपने जब सिर्फ इसको रेड लाइट दिया तो इसका इलेक्ट्रॉन हुआ एक्साइटेड। ये PS1 एक्साइटेड स्टेट है, और यहां से इसका इलेक्ट्रॉन गया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, इसके बाद फेरिडॉक्सिन के पास गया, और फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोक्यूनोन के रास्ते ये साइटोक्रोम सिस्टम पे गया, और फिर प्लास्टोसाइनिन के रास्ते होते हुए वापस PS1 में आ गया।
इसका मतलब क्या हुआ, PS1 का जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा वापस PS1 में आ जाता है वाया दिस इज अ वे। देखिए प्लास्टोक्यूनोन बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई। प्लास्टोक्यूनोन PS2 के भी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम को देता है और PS1 के भी इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम को देता है। इसका मतलब अगर वो मोबाइल नहीं रहता बेटा तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेके दे नहीं पाता। सीधी सी बात याद रखिए। दूसरी बात, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है वो साइक्लिक है। ये साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। ये तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात जो एनसीईआरटी में लिखा है वर्ड्स बाय वर्ड्स में मैंने उसको फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 212 पे एक ऐसी कहानी लिखी हुई है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। इज इट क्लियर? आइए बात कर लेते हैं कि उसमें क्या कहानी होती है बेटा, थोड़ा ध्यान समझना। देखो मैं अब क्या कर रहा हूं, यहां पे दो स्केल बना रहा हूं। एक स्केल मैंने बनाया, यहां देखो बेटा ध्यान से देखना, ये सभी लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने यहां क्या किया, 0 लिखा बीच में और नीचे की तरफ मैंने माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया। नीचे मैंने माइनस साइन रिप्रेजेंट कर दिया। अब -0.01 2 3 एंड 0.4 ऐसे ही मैंने ऊपर प्लस साइन रिप्रेजेंट कर दिया। ये मैंने सारा स्केल बताया रेडॉक्स पोटेंशियल का। और मैं इसी रेडॉक्स पोटेंशियल को इधर एक और स्केल बनाता हूं, उसको कहते हैं एनर्जी का स्केल। यहां मैं लिखा लो एनर्जी और इधर लिखा बेटा हाई एनर्जी। इन दोनों पैरामीटर्स के बीच में मैं PS1 और PS2 को स्टडी करने जा रहा हूं। लिसन वेरी केयरफुली, मैं इन्हीं दोनों पैरामीटर्स पे PS1 और PS2 को स्टडी करने जा रहा हूं, ठीक है ना? अब सुनिएगा, देखो इधर ये है PS1, ध्यान देना, सॉरी ये PS2 है बेटा। PS2 को जब आप एनर्जी दो तो अब ये एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके हो गया ये PS2 एक्साइटेड स्टेट। अब यहां से इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए PS1 के पास गया और PS1 ने जब आप इसको सिर्फ रेड लाइट दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये PS1 एक्साइटेड स्टेट है और यहां से ये फाइनली पहुंच गया NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू NADPH2 पे पास गया। लिसन वेरी केयरफुली। अब इसमें कहानी क्या है, लाइट रिएक्शन की सबसे आखिरी कहानी यही है, देखो ध्यान से। PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल बहुत कम है, माइनस में है। अरे उल्टा लिख दिया मैंने क्या, नहीं यस मैंने इस पूरी कहानी को, एपिसोड को जो हमने ये बनाया ना बेटा, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। ये बेसिकली थोड़ा सा ये कहते हैं ना इसको कि ये उल्टा हो गया है। इसको रेडॉक्स स्केल को हम लोग ऊपर माइनस कर लेते हैं और नीचे प्लस कर लेते हैं, तब जाके कहानी समझ में आ जाएगी। ये उल्टा कर लीजिए, ये प्लस कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, नहीं तो ये पूरा सिस्टम उल्टा करना पड़ेगा, है ना? अब देखिए मैं इसको तो मिटाना पड़ेगा बेटा। या देखिए ये रहा, यहां माइनस 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 0.1 0.2 0.3 और 0.4। देखिए अगर अब आप ध्यान से देखिए, PS2 का रेडॉक्स पोटेंशियल PS1 की तुलना में बहुत ज्यादा है। एक बात याद रखिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जिस मॉलिक्यूल का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है ना, उसमें एनर्जी कम होती है। इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए यू नीड मोर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जब मोर एनर्जी आउटसाइड से लेके आओगे तब जाकर एक्साइटेड होके और ऑक्सीडाइज करके वो चीजों को करेगा। इसका मतलब PS2 को हमें बाहर से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए PS2 की जो एब्जॉर्प्शन रेंज होती है वो 680 तक ही होती है। लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट में अच्छा काम करता है
क्योंकि लोअर वेवलेंथ ऑफ लाइट में एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा एनर्जी से PS2 एक्साइटेड होगा। तो देखिए एक्साइटेड होकर पहुंचा यहां पे। अब ध्यान से सुनना, एक एनसीईआरटी की लाइन है। क्या लाइन है? कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब रिटर्न हो रहा होता है तो एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेडॉक्स पोटेंशियल डोनर से ज्यादा होता है। वापस बोल रहा हूं, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का रेडॉक्स पोटेंशियल, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। अब जब वो डोनर को देगा ना बेटा, तो डोनर का रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है देने वाले के कंपैरिजन में। इसका मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मॉलिक्यूल, उनका रेडॉक्स पोटेंशियल डोनर से हमेशा ज्यादा होता है। ये बात याद रखिएगा। इस स्केल पे देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। फिर यहां से कहानी ऐसे चली। PS1 देखिए रेड लाइट में वर्किंग है, और रेड लाइट में तो बड़ी एनर्जी कम होती है। तो क्यों वर्किंग है? क्योंकि PS1 का रेडॉक्स पोटेंशियल PS2 से थोड़ा कम है। जब रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा, इसका मतलब उसमें ऑलरेडी एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी बाहर से देंगे, एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा। इसीलिए PS1 रेड लाइट में ही एक्साइटेड हो गया बेटा, और PS2 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी बात, और मैं आपको बातों को चर्चा करूं तो देखिए, अब यहां एनर्जी को लेकर के ग्राउंड स्टेट में चाहे PS1 हो चाहे PS2 हो, दोनों की एनर्जी कम होती है, और जब वो एनर्जी देते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी ज्यादा होती है। पर जब मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ रिटर्न होता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ रिटर्न होता है, तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ज्यादा, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कम होती है। उस समय एनर्जी डेसिपेट होती है। तो फिर इसका मतलब ये जो प्रोसेस है एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक्साइटेशन इज ऑलवेज अपहिल प्रोसेस, रिटर्निंग इज ऑलवेज डाउनहिल प्रोसेस, एक्साइटेशन इज अगेन अपहिल प्रोसेस, and return is again downhill process. It means you can see here there's a zigzag manner develop. Zigzag manner. Zigzag manner का मतलब क्या हो गया बेटा? एक बार uphill, एक बार downhill, एक बार uphill, फिर downhill. That's why this process is called, my dear, Z-scheme pathway. क्या कहते हैं इसको? Z-scheme pathway. इसी को Z-scheme pathway बोला गया है। ये बताइए समझ में आया कि नहीं? ये सबसे टफेस्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी हमारे को बोली जाती है, और यही हमें याद रखना है। इज इट क्लियर? अब इसके बाद बात आती है जेड स्कीम पाथवे के बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर भी दिया गया है एक हेडिंग करके, मैं उसको भी आपको समझा देता हूं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसको आप कहते हो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है बेटा? इधर देखो ध्यान से, ये देखिए, आप अगर दो मॉलिक्यूल H2O का लेते हो तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो 4 हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे प्लस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन लिबरेट होगा। सर इलेक्ट्रॉन कहां गया? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन बारी बारी से PS2 के पास चलता चला जाएगा। अब PS2 से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन NADP के पास गया और प्लस हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये बना लेता है NADPH2 बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? NADPH2 बना लेता है। एक मिनट रुक जाइए, अब सुनिए। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने मनीषा, बेटा मनीषा आपने बिल्कुल सही कहा कि एनर्जी और रेडॉक्स पोटेंशियल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है और यही एनसीईआरटी में भी रिटर्न किया है ना बेटा? ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर है। अब सुनो, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में 4 Mn 4 चाहिए, एक क्लोराइड चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए होता है, लेकिन कैल्शियम का नाम
प्रॉपरली एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है तो हम इसको काट देते हैं। 4Mn एक क्लोराइड। पता है क्लोराइड क्या करता है? क्लोराइड एम्स का सवाल है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोराइड इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी डेवलप हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी का मतलब ये निकल के आ रहा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी का मतलब ये निकल के आ रहा है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप वीक कर रहे हैं, और जितना आप ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बॉन्ड को वीक करेंगे उतना तेजी से वाटर टूटेगा। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में क्लोराइड का काम होता है वाटर की स्प्लिटिंग को एक्सेलरेट कर देना। ये पूरा रिएक्शन आपको अच्छे से पता है, स्पेस में चलता है, थैलेक्वाइडल स्पेस की कहानी है ये। चलिए, अब इसके बाद मैंने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा पढ़ा दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूं, क्या डायरेक्ट लेके हम लोग बात करते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को लेकर के। आइए, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसे कहते हैं चर्चा करते हैं। बहुत मस्त चीज है और इसको समझना बहुत ध्यान से। देखो इधर, ये देखो, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये देखिए, ये हमारे पास एक थैलेक्वाइड है, ये है स्ट्रोमा, और ये है, मैं छोटा सा लिख रहा हूं, स्पेस, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये थैलेक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन है, OM और EIM। अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या क्या इसमें कहानी रन करती है। देखो, ये है PS2, PS2 यहां पाया जा रहा है। PS2 सनलाइट की एनर्जी में अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को यहां पे प्लास्टोक्यूनोन सबसे पहला रिसीवर होता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 इज व्हाट? प्लास्टोक्यूनोन। याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, मैं बता रहा हूं किसी भी, मतलब किसी भी, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो और चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का हो, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमेशा क्यूनोन ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो यूबिक्यूनोन, और क्लोरोप्लास्ट है तो बेटा प्लास्टोक्यूनोन होता है। अब सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकेंड, अब सुनिए, चलिए सुनते हैं, बात करते हैं आगे। देखिए बेटा, मैं आपसे कह रहा था कि अब हम लोग बात करेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की। सुनिए, ये प्लास्टोक्यूनोन जब इलेक्ट्रॉन लिया तो अब ये प्लास्टोक्यूनोन नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहां से दो एच आयन को पकड़ के ये बन जाएगा PQH2। अब ये यहां पे एक फिक्स्ड साइटोक्रोम सिस्टम होता है। साइटोक्रोम सिस्टम ये फिक्स्ड है बेटा, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन का पंप है, ये हाइड्रोजन आयन का पंप है। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन दोनों इसको दे देगा। अब ये खुद कन्वर्ट हो गया इसमें और वापस जाके साइकिल में इन्वॉल्व हो जाएगा। जैसे ही साइटोक्रोम को हाइड्रोजन आयन मिलेगा तो ये बंदा हाइड्रोजन आयन को कैरी नहीं करता है, ये बंदा हाइड्रोजन आयन की पंपिंग कर देता है। इसको हाइड्रोजन आयन के कैरी करने में कोई मजा नहीं है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को पंप कर देता है यहां पे। अब ये हाइड्रोजन आयन पंप हो गया, इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गया, और प्लास्टोसाइनिन से बेटा ये गया PS1 के पास। ये PS1 है, PS1 से जुड़ा होता है
FeS प्रोटीन, फिर इससे जुड़ा होता है फेरिडॉक्सिन, और फिर इससे जुड़ा होता है FNR, फेरिडॉक्सिन NADH रिडक्टेस एंजाइम। ये याद। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसके पास गया, इसके होते हुए, इससे होते हुए, और वापस चला गया ये NADP प्लस के पास, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन आयन लेकर के इसने बना दिया NADPH2 बना लिया। ध्यान दीजिए, ये कहानी हो गई। अब ये तो हो गया नॉन साइक्लिक फ्लो का। अगर मैं साइक्लिक फ्लो की बात करूं यहीं पे डायरेक्ट एक लाइन में, तो साइक्लिक फ्लो में क्या होता है बेटा, देखो इधर रेड लाइट में इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, यहां से फेरिडॉक्सिन से ये प्लास्टोक्यूनोन, फिर PQH2 बनता है ऊपर से H को लेके, फिर ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन इसको दे देगा और वापस साइकिल में चल जाएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा। ये आप देखिए, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आयन एक बार PS2 से गिरेंगे और 2 हाइड्रोजन आयन एक बार PS1 के इलेक्ट्रॉन के फ्लो से गिरेंगे, और यहीं पे H2O की स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहां H आयंस बन रहे हैं 4 और ऑक्सीजन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इसको जा रहा है। ये पूरा आपका सिस्टम डेवलप हो गया। अब आप देखिए इस सिस्टम की कहानी क्या है। इस सिस्टम में आप लगातार हाइड्रोजन आयंस को स्ट्रोमा से स्पेस में धकेल रहे हो। स्ट्रोमा से स्पेस में धकेलने के आपके पास 3 तरीके हैं। स्ट्रोमा में H आयन कंसंट्रेशन को कम करने के 3 तरीके आपके पास हैं। PS1 PS2 चलाइए, PS1 चलाइए, और आप NADP प्लस बनाइए। जब आप NADPH2 बनाएंगे तो वो भी स्ट्रोमा से H आयन को कम करेगा। PS1 और PS2 जब चलाएंगे तो वो स्ट्रोमा के H आयन की पंपिंग करेगा, और H आयन को स्पेस में बढ़ाने का एक और तरीका है, आप स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कर दीजिए। अब कुल मिला के आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया, और pH जो इसका होता है बेटा यहाँ पे 4 हो गया, और इसी के क्रॉस यहाँ का जो pH होता है वो 8 हो गया। अब जरा सोचो, इस pH ग्रेडियंट की वजह से आप देखिए यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलपमेंट होने का नतीजा ये निकलता है मेरे बच्चों कि यहाँ पे ATPase का F1 पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड FO पार्टिकल, यहां से जब H आयंस पास होते हैं तो अब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, किससे, ADP से। याद रखिएगा। अब मैं यहाँ NCERT के उन पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश करता हूं, जरा याद समझिएगा, और कहानी को विस्तार से मैं समझा रहा हूं, और थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं NCERT के पेज नंबर 214 के सेकेंड पैराग्राफ की, जो B पॉइंट लिखा हुआ है उसको लेकर के, और मैं जरूर उसको पढ़ूंगा क्योंकि मैं पता है मुझे कि सारे बच्चों की परेशानी की जड़ वहीं पे है। तो लिखा हुआ है कि एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटोसिस्टम, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। प्राइमरी देखो PS2 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस साइड पे मौजूद है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया किसने, प्लास्टोक्यूनोन ने। अगला क्या लिखा हुआ है बेटा, टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू इलेक्ट्रॉन कैरियर बट H आयन कैरियर। ये H आयन कैरियर है, ये H आयन को लेके यहां से यहां लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, ध्यान देना, कैरियर, बट टू एन H कैरियर। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव द प्रोटॉन from stroma while transporting the electron. When the molecule passes on electron to the electron carrier on the inner side. अभी देखिए ये जो पैराग्राफ बात कर रहा है ये प्लास्टोसाइनिन की बात कर रहा है। प्लास्टोक्यूनोन ऊपर है, प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे है। ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये लोअर साइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अगर आपको प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन के बारे में पता है तो आप ये बड़े आराम से बात बहुत ढंग से समझ सकते हो। तो याद रखिएगा, दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात अगर हो रही है तो प्लास्टोक्यूनोन है, और लास्ट में लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेम्ब्रेन, उसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। बेटा वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसको प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। तो प्लास्टोक्यूनोन
प्रोटॉन कैरियर है और प्लास्टोसाइलिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। दिस रिटन इन एनसीईआरटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोग को बहुत ढंग से क्लैरिटी के साथ आ गई होगी। इज इट क्लियर? तो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एटीपी सिंथेसिस होती है। एक और चीज, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये रिक्वायरमेंट हमें हर कीमत पे जानना चाहिए। याद रखिएगा, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं है बेटा। अक्सर आप देखिए, हम ही लोग जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, चाहे अपने यहाँ जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें जो सवाल आते हैं, उन सवालों में आप उठा के देख लीजिए कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि FO पार्टिकल इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन या F1 पार्टिकल इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन। तो आंसर है FO पार्टिकल इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन, नॉट F1, एंड दिस इज नॉट जीरो बेटा। ये मैं 1000 बार आप लोगों को समझा चुका हूं कि जीरो नहीं है। महिंद्रा की गाड़ियों को सुने हो, कहते हैं ना XUV 700, XUV 700 है कि 700 है। तुम 99% बच्चों इंसानों से पूछोगे ना तो बताएंगे महिंद्रा 700। गजब है भैया। अरे वो 700 है यार, 500 थी वो। महिंद्रा अपनी ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों के पीछे ओ लगाता है बेटा। बोलेरो, स्कॉर्पियो, वेरिटो, तो इसी तरीके से महिंद्रा है में 700, 500। तो ये ओ है, दिस इज नॉट जीरो। हर गोल जीरो नहीं होता है। पता नहीं क्यों लोग इसको जीरो पढ़ते हैं। लोग जीरो इसलिए पढ़ते हैं कि वहां F1 लिखा हुआ है, तो 1 के पहले जीरो। अबे गिनती 1 से चालू होती है, जीरो से थोड़ी चालू होती है। कहीं सुना है क्या ऐसा? तो ये ओ है, और ये ओ क्यों है उसका नाम बता देता हूं। एक साइंटिस्ट हैं फर्नांडो मोरेन, उन्होंने बेस को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक जब डाला तो बेस बंद हो गया, तभी से उसका नाम पड़ा F ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव पार्ट। सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है, यहां पे एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपेस चाहिए। ध्यान सुनना, लाइट रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड किया आपने, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से आपने एच आयन की पंपिंग करी, एच आयन की पंपिंग से आपने ग्रेडियंट डेवलप किया और उस ग्रेडियंट से आपने एटीपी बना डाला। पूरी लाइट रिएक्शन की समरी इतनी है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द डार्क रिएक्शन। फटाफट डार्क रिएक्शन को समझते हैं। डार्क रिएक्शन क्या होता है बेटा? सुनिएगा, डार्क रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास है C3 साइकिल। C3 साइकिल के बारे में डिटेल आपसे जरूर कहूंगा मैं कि C3 साइकिल क्या है, कैसे वर्क करती है। बेटा C3 साइकिल की बात अगर की जाए तो आप सभी को पता है कि ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, बहुत फटाफट सुनो ध्यान से, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पूरा हमारा स्ट्रोमा में C3 साइकिल चलती है। मैं इसके डिटेल करता हूं। ये है H2CO3 प्लस RUBP। याद रखना ये 5 कार्बन कंपाउंड है। रूबिस्को के साथ मिल करके भाई ने यहां पे 6 कार्बन कंपाउंड बनाया, और ये 6 कार्बन कंपाउंड तुरंत 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, और जिसका नाम था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यही से इस साइकिल का नाम पड़ा C3 साइकिल, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और अब इस 3 कार्बन कंपाउंड को आप एक्टिवेट करिए एटीपी की मदद से, तो आप ये करेंगे 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब इस एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसका रिडक्शन करिए, तो आप यहाँ पे NADPH2 को यूज करके आप यहाँ बनाएंगे NADP+, तो ये बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल DEHYDE एल्डिहाइड, और यहां फॉस्फेट निकल गया। तो समझो कहानी को। अब इसके 2 हिस्से लगेंगे। कुछ हिस्सा यहां पे जाएगा राइबुलोस, RIBULOSE, राइबुलोस 5-फॉस्फेट बनाने के लिए, और राइबुलोस 5-फॉस्फेट से RUBP बन जाएगा, और कुछ हिस्सा बाहर निकल जाएगा यहां पे 3-फॉस्फोग्लिसरल AL से अब बनेगा फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और फिर इससे ग्लूकोज बन जाएगा। ये एक एलिमेंट साइकिल। अब कितना मॉलिक्यूल, कितना क्या यूज होगा, तो आपने बिल्कुल फंडामेंटली पढ़ा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट विद 6CO2। चलो बात कर लेते हैं, यहां से सीधे बात कर लेते हैं, ज्यादा बकवास ना किया जाए। देखिए 6CO2
तो 6 RUBP चाहिए, तो 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। तो यहां 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा, ये भी 12 मॉलिक्यूल बनेगा, ये भी 12 मॉलिक्यूल बनेगा। अब सुन लेना ध्यान से, 12 मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल इधर गया और 10 मॉलिक्यूल इधर आया, तो इसके बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, और 6 मॉलिक्यूल से आपको 6 मॉलिक्यूल RUBP बनाने के लिए आपको 6 मॉलिक्यूल ATP और 6 मॉलिक्यूल ADP बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात, नो बकवास। तो अब देखो यहां पर भी 12 मॉलिक्यूल, ये भी 12 मॉलिक्यूल। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको 6 बार केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। कितनी बार चलानी पड़ेगी बेटा? 6 बार। और जब 6 बार आप केल्विन साइकिल चलाएंगे, क्या बोला मैंने, 6 बार आप जब केल्विन साइकिल चलाएंगे तो खर्चा पानी कितना कितना ATP खर्चा होगा, कितना NADPH2 खर्चा होगा। तो अगर हम बात करें 12 + 6 ATP खर्च हो रहा है। कहाँ? ये देखो, यहाँ 12 ATP, सॉरी 12 ATP यहाँ पे, और यहाँ पे 6 ATP, 6 ATP यहाँ ही बनेगा। तो अब ये कितना हो गया? कुल 18 ATP खर्च हो रहा है, और 12 हमारे पास NADPH+H खर्च हो रहा है। कितना मॉलिक्यूल के लिए? 6 CO2 को फिक्स करने के लिए, या कहें एक ग्लूकोज बनाने के लिए। एक ग्लूकोज बनाने के लिए या 6 CO2 को फिक्स करने के लिए हमने 12 हमने NADPH2 और 18 ATP। इसका मतलब एक CO2 के लिए बेटा याद रखिएगा, एक CO2 के लिए 3 ATP और याद रखिएगा 2 NADPH+H यूज होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, मैक्सिमम सवाल इससे आते हैं। ये प्रोसेस 3 स्टेप में पूरी होती है। पहला है कार्बन का एक्सेप्टेशन, इसके बाद रिडक्शन, और इसके बाद रीजनरेशन। ये रीजनरेशन है बेटा, ये कार्बोक्सिलेशन है, और ये रिडक्शन स्टेप है। रिडक्शन, रीजनरेशन और कार्बोक्सिलेशन, ये 3 स्टेप में फोटोसिंथेसिस पूरी होती है। डार्क रिएक्शन दुनिया में केल्विन साइकिल को याद रखिएगा, केल्विन साइकिल को हाइड्रोला पर डिस्कवर किया गया था C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप की हेल्प से, और केल्विन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये बहुत बड़ी घटना थी हमारे पूरे प्लांट बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो आई होप सो कि ये आप लोगों ने जो C3 साइकिल को आपने समझा। दुनिया में इकलौती साइकिल है C3 साइकिल जो ग्लूकोज बनाती है, इसके अलावा ग्लूकोज बनाने का कोई दूसरा साइकिल नहीं है बेटा। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो अब अगली बात करते हैं हम लोग C4 साइकिल की। लगे हाथ। C4 साइकिल में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, C4 साइकिल को लेकर के कि सर वो याद कैसे होगा। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्यों नहीं याद होगा? मैं बताता हूं, सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि कैसे C4 साइकिल रन करती है, C4 साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी। एक रुबिस्को एंजाइम है, इसको ही समझ लो, ये रुबिस्को है। रुबिस्को याद रखना, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के लिए मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। ये है रुबिस्को। रुबिस्को का कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम आयन, और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन इस कार्बन का, ये कार्बन इस कार्बन का, ये कार्बन इस कार्बन का, ये फॉस्फेट, ये कार्बन और इसका फॉस्फेट, ये हो गया RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यही तो है भाई। और यहां पे इस मैग्नीशियम के साथ एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये ऑक्सीजन हो सकता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का हो, या भाई साहब यहीं पे लोचा है, यहीं पे दिमाग का दही करना है। अगर यहां पे CO2 से ज्यादा मात्रा में OR करके लिख रहा हूं, O2 का हो जाए, तो ये इस मैग्नीशियम पे, ये रुबिस्को है भाई, इस मैग्नीशियम पे या तो CO2 का O ज्वाइन करेगा या O2 का O ज्वाइन करेगा। कोई भी ज्वाइन करे कोई मतलब नहीं, टूटेगा यहीं से। अगर CO2 वाला ज्वाइन करके टूटता है तो याद रखिए 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स डेराइव होंगे। इसको आप C3 साइकिल कहते हो। ये C3 साइकिल चल पड़ेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये आके अटैच हो गया और ये भी यहीं पे बाइंड तोड़ेगा, इस दशा में क्या होगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड और एक 2 कार्बन कंपाउंड मिलेगा। 2 कार्बन कंपाउंड से चल पड़ेगा PHOTO, फोटो रिस्पाइरेशन। इसी फोटो रिस्पिरेशन से बचने के लिए C3 प्लांट्स से एडवांस हो गया C4 प्लांट। C4 प्लांट ने क्या कहा? C4 प्लांट ने कहा कि ना,
हमें तो इससे बचना पड़ेगा। रूबिस्को का यह कैरेक्टर C4 प्लांट को पता चल गया। उसने बोला कि एक काम करते हैं यार, रूबिस्को के चारों तरफ अगर मैं किसी भी दशा में सिर्फ ऑक्सीजन दूं, सॉरी सिर्फ CO2 दूं, ऑक्सीजन ना दूं, तो किसी भी सूरत हाल में वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। और यही स्ट्रेटेजी C4 की सफलता का कारण बन गया। उसने पूरे डार्क रिएक्शन को दो हिस्सों में बांट दिया। बोला भाई साहब, रूबिस्को वहां काम कराया जाएगा जहां पे ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं रहेगा, और वो काम कराया गया बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में वो सारे घटनाएं कराई गई जिससे कि किसी भी तरीके से वहां ऑक्सीजन बाहर ना निकले। कैसे कैसे किया जाएगा? तो उसकी वॉल को थिक किया गया। क्या किया गया? वॉल को थिक किया गया, जिससे कि बाहर से ऑक्सीजन बाहर अंदर ना आए। और दूसरा, PS2 हटा दिया गया, क्योंकि PS2 ऑक्सीजन निकालने का सबसे बड़ा कारण होता है। तो उस पूरी सेल में, बंडल शीट में PS2 नहीं, थिक वॉल, ताकि बाहर से ऑक्सीजन ना आए, और उसके चारों तरफ इंटरसेलुलर स्पेस हटाया गया ताकि किसी प्रकार का गैसियस एक्सचेंज वहां पे ना हो। कमाल की बात है। अब जब आप PS2 हटाएंगे तो आपको ग्रेनम का बहुत बड़ा हिस्सा काटना पड़ेगा। जब आप बहुत बड़ा ग्रेनम का हिस्सा काटेंगे तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपको क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बंडल शीट में क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट की मात्रा ज्यादा, ग्रेनम पुअरली डेवलप, PS2 एब्सेंट, थिक वॉल्ड और इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। ये कैरेक्टर है बंडल शीट सेल का, और यहीं पर रूबिस्को को रखा गया ताकि किसी भी सूरत हाल में रूबिस्को को ऑक्सीजन के दर्शन ही ना हो। और इसके बाहर मेसोफिल सेल को रखा गया। तो इस पूरी कहानी को कहा गया क्रेंज की एनाटॉमी, क्योंकि जो बंडल शीट के वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्राउन की तरफ सेल्स अरेंज हुई, एंड दैट्स व्हाई द नेम बिकम्स व्हाट? क्रेंज एनाटॉमी। इज इट क्लियर नाउ? सो in C4 plant there is a cranch anatomy which is very useful for photosynthesis because it minimize or reduce or lost the process of photorespiration. डार्क रिएक्शन में दो CO2 एक्सेप्टर्स होते हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, दैट इज PEP carboxylase, and Rubisco is the second CO2 acceptor which is present in bundle sheet cell. ये आपको समझ में आया कि नहीं? आगे की बात कर लेते हैं। एक बार साइकिल बना के दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए, ये है बेटा हमारे पास मेसोफिल सेल, एंड दिस वन इज थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल। ये थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है ये मेसोफिल सेल, एंड दिस वन इज द बंडल शीट सेल। नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली, इस कहानी को थोड़ा ध्यान सुनना। मैंने यहां पे CO2 को बनाया H2CO3 और प्लस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ जोड़ के मैंने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहां एंजाइम था PEP कार्बोक्सिलेज। ये सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसकी सफलता का कारण यही। इसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया मैंने, और बेटा मैलिक एसिड को हमने तुरंत भेज दिया बंडल शीट सेल में। यहां हुआ मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड को जब हमने बंडल शीट सेल में भेजा तो ये बंडल शीट सेल ने तुरंत यहां बनाया पायरुविक एसिड, और इस दौरान यहां से निकला CO2, और ये CO2 C3 साइकिल में फिक्स हो गया। लो कमाल की बात। अब ये पायरुविक एसिड वापस आया किसमें? मेसोफिल सेल में। ये पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से बन गया फॉस्फेनॉल पायरुवेट। और बायोलॉजिकल साइंस की सबसे महंगी रिएक्शन यही है भाई, याद रखना। पूरी बायोलॉजी की सबसे महंगी रिएक्शन यही है भाई। इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए आप 2 मॉलिक्यूल ATP खर्च करते हो, और 2 मॉलिक्यूल यहां ADP बन गया। कैन यू बिलीव दैट कि हाउ मेनी ATP and NADPH2 required for the synthesis of 1 molecule of glucose? Listen very carefully. This is 6 CO2, 6 PEP, 6 oxaloacetic acid. तो 6 के लिए 12 ATP, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ये 6, ये 6। अब जरा सोचो, यहाँ एक ग्लूकोज आपने जो बनाया, तो एक ग्लूकोज बनाने में कुल कितना खर्चा पानी किया आपने? यहां देखिए, यहां पे NADPH2 NADP प्लस बनता है, तो यहां पे NADPH2 बन जाता है, यहां बन गया। तो
तो जितना यहाँ पे एनएडी खर्च हुआ यहाँ बन गया, इससे एनएडी का हिसाब किताब खत्म हो गया। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि एक ग्लूकोज के लिए कितना CO2, तो 6 CO2 चाहिए। कितना एटीपी, तो 18 प्लस 12 एटीपी। इसका मतलब ये 18 प्लस 12 कितना हो गया, कुल 30 एटीपी। और कितना 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 NADPH2, तो यहाँ पे 12 NADPH2 का इस्तेमाल होता है बेटा। अरे भाई C3 साइकिल में देखा था आपने, C3 साइकिल में देखा था कि एक CO2 के लिए 5 ATP, 3 ATP और 2 NADPH2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ATP और 2 NADPH2 का इस्तेमाल होता है। ये है हमारे पास C4 साइकिल। तो C4 साइकिल ज्यादा एडवांस है C3 साइकिल से। इसको कहते हैं मैलिक एसिड से पायरुविक एसिड बना करके CO2 निकालने। ये नीट में सवाल आया हुआ है, कहते हैं CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो इसमें सवाल कितने पूछे गए, कितने प्रकार के सवाल C4 साइकिल से पूछे, मैं सारा बता देता हूं। पहला सवाल कि क्यों C4 प्लांट C3 से एडवांस है। पहला आंसर, उसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। एक तरीके का सवाल का ये आंसर हो गया। दूसरा, क्यों C4 प्लांट C3 से एडवांस है, उसका एक दूसरा आंसर है कि उसमें CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। और कहीं अगर ये दोनों ना हो ऑप्शन में, तो ये हो कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, तो वो भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब बात होती है कैम साइकिल की। कैम साइकिल क्या होता है बेटा, तो कैम साइकिल कहते हैं क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये कहानी क्या होती है यार, हाँ भाई सुनिए। तो बेटा फिर से मैं कह रहा हूं कि ये तो C4 साइकिल हो गई, पर आपको पता है ना एक ऐसी साइकिल चलती है जिसे कैम साइकिल कहते हैं, क्रैशुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक साइकिल थी जो कि C3 प्लांट्स के बजाय C4 प्लांट्स में, और C4 प्लांट्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म जो कि जीरोफिटिक कंडीशन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके लिए एक विशेष साइकिल बनाई गई। C4 साइकिल में स्लाइट मॉडिफिकेशंस करके कैम साइकिल बनाई गई। कैम साइकिल इज नथिंग बट एग्जैक्टली इट्स अ C4 साइकिल, लेकिन फर्क है थोड़ा सा बेटा। यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर दो अलग अलग सेल में होती है। कैम साइकिल में प्राइमरी और सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर दोनों एक ही सेल में होती है, और उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। वहां बंडल सीट सेल नहीं पाई जाती है। क्लियर। अब देखो, जो घटना मीजोफिल सेल में हो रही है, सेम घटना कैम प्लांट्स में रात में होगी, क्योंकि उनका स्टोमेटा रात में ओपन होता है। पूरी रात CO2 को एक्सेप्ट करेंगे लोग, पूरी रात CO2 को एक्सेप्ट करेंगे और मैलिक एसिड बनाते रहेंगे। डे आवर्स की पूरी घटना बंडल सीट सेल वाली में, मतलब जो रिएक्शन बंडल सीट सेल में चल रही है वो सारा रिएक्शन डे आवर्स में चलेगा, पर सेल होगी एक ही, और उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। याद रखिएगा इस चीज को, ये बिल्कुल कहानी स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। कहानी ये है कि C3 प्लांट्स से ज्यादा एडवांस C4 प्लांट, और कैम प्लांट C4 प्लांट में हल्का सा मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। कैम साइकिल जीरोफिटिक साइकिल है, और जो फ्लैशी हमारे जो प्लांट्स होते हैं ये उन्हीं में ये साइकिल देखने को मिलती है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये मैं आपसे कहूंगा कि C4 साइकिल की जो घटनाएं हैं उसको दो हिस्सों में बांटिए। मीजोफिल सेल वाली घटना रात में घटेगी, और बंडल सीट सेल वाली घटना दिन में घटेगी। वहां प्राइमरी और सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर दोनों एक ही सेल में पाए जाते हैं, और उस सेल का नाम है मीजोफिल सेल। फर्क यही है कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर रात में एक्टिव होता है, और सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर हमेशा डे आवर्स में एक्टिव होता है। इज इट क्लियर नाउ। सो दिस इज ऑल अबाउट द C3 C4 साइकिल। अब बात आती है फोटो रेस्पिरेशन की। एक और साइकिल हम लोग कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन हम लोग कल करेंगे, ठीक है बेटा। C4 साइकिल के बाद फोटो रेस्पिरेशन की बात आती है। फोटो रेस्पिरेशन क्या है। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में चलने वाली एक प्रोसेस है।
आपको पता है कि रुबिस्को एक ड्यूअल बिहेवियर का एंजाइम है। ये है रुबिस्को, ये रुबिस्को है, ये मैग्नीशियम आयन है बेटा, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये फॉस्फेट है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फॉस्फेट है। अगर इसके पास CO2 वाला O जुड़ेगा तो अब ये यहां से इसको तोड़ के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल चलाएगी और यहां से C3 साइकिल चल पड़ेगी। लेकिन अगर इसी रुबिस्को में मैं आपसे एक बात कहूं, ये मैग्नीशियम है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फॉस्फेट, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फॉस्फेट, 1 2 3 4 5 6, अरे नहीं ये एक ही है, ठीक। अगर यहां ऑक्सीजन आके जुड़ गया तो भाई साहब टूटेगा तो यहीं से, अब टूटेगा तो 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, 3 कार्बन का और 2 कार्बन का। इसको क्या कहते हैं? 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड। 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड होता है बेटा, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड से आगे जाके बनेगा ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये कुल मिला के ये 3 कार्बन नहीं, सिर्फ 2 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल कहते हैं। कब होगा? साफ दिख रहा है, when the concentration of oxygen becomes more than concentration of CO2। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाइए और CO2 के कंसंट्रेशन से ज्यादा ऑक्सीजन कर दीजिए, आपकी फोटोसिंथेसिस की जो रफ्तार है वो धीमी हो जाएगी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूसेस ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर नाउ? So listen very carefully. When the high concentration of O2 becomes in high light intensity, C3 cycle now diverted towards the photo respiration, and now this process is completed in following 3 different organelles: chloroplast, peroxisome, and mitochondria. Remember these 3 terms: CPM, chloroplast, peroxisome, and mitochondria. CPM, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 निकलेगी, क्लोरोप्लास्ट में RUBP का ऑक्सीडेशन होगा। इस पूरी प्रक्रिया में पेरोक्सिसोम क्यों आया? तो इस पूरी प्रक्रिया में H2O2 बनने का खतरा है पूरा। जब H2O2 बनेगा भाई साहब तो H2O2 डिटर्जेंट है, सेल को वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह साफ कर देगा। इसलिए क्या किया जाता है? बना के वहीं तोड़ दिया जाता है। बनाने का काम पेरोक्सिडेज करेगा, तोड़ने का काम कैटालेज करेगा। इस मतलब H2O2 का मेटाबॉलिज्म पेरोक्सिसोम में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 निकलेगी, अमीनो एसिड्स बनेंगे और वापस साइकिल चली जाती है क्लोरोप्लास्ट में। तो इसकी साइकिल एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सिर्फ ये दिया हुआ है कि फोटो रेस्पिरेशन हमारे C3 प्लांट की एफिशिएंसी को पुअर करता है। कब? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है और जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पिछले साल का सवाल था कि फोटो ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, तो 3 कार्बन का एक कंपाउंड और 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑल द साइकिल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। बेटा हम लोग कल की क्लास में, कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। कल रेस्पिरेशन, ग्रोथ और ये चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। आपको ही पता है कि सबसे ज्यादा टाइम लगता है हमारा फोटोसिंथेसिस में, तो आज का पूरा टॉपिक हमने फोटोसिंथेसिस में दिया। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको बहुत फायदा कर रहा होगा और आप अच्छे से तैयारी करिए। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन रीच टू मी, मैं आपसे बात करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। श्योर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।